नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के अध्याय 5 नई समस्याएं इस अध्याय के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने भाग 1 का उसमें अध्ययन करवाया था आपको। आज इस वीडियो में हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उदय, शिवाजी, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय, रणजीत सिंह और जयसिंह, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। ठीक है, इससे पूर्व भाग 1 में हम इन बिंदुओं का अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 के वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप भाग 1 को अच्छे से समझ सकते हैं और आज भाग 2 को यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो पूरा पाठ आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे पूरे पाठ का इस वीडियो के द्वारा। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी। वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। कौन? अकबर। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। अकबर को दिलचस्पी थी बहुत सारी बातों की जानकारी हासिल करने में। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का ज्ञान था, परंतु उसे यांत्रिक कलाओं का भी ज्ञान था। परंतु एक समय ऐसा आया जब उसकी जिज्ञासा है शांत हो गई, एक बिंदु पर जाकर रुक गई। मतलब अब उसके दौर का जो विकास हुआ उसका समय आगे क्यों एक रुक सा गया। यदि अकबर ने इस बात पर ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरों हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। अगर वो विश्व के अन्य हिस्सों से संबंध रखता या उनके बारे में जानता, तो वो भारतीय संस्कृति जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन सामाजिक परिवर्तनों की बुनियाद वो रख देता। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। परंतु उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो राष्ट्रीय एकता कायम करवाना चाहता था, जिसमें उसे धर्मों का मेल करवाना था, लोगों के रीति रिवाजों का मेल करवाना था। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका। तो भारत की जो सामाजिक स्थिति में उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस अकबर के टाइम आया नहीं। उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील अपना लिया, और अकबर के बाद वापस भारत ने अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। अकबर ने जो भी भारत में किया, शासन के दौरान जो भी किया, तो उसने अपने उस शासन को इतना मजबूत बना दिया था कि उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी बने, जो उसके बेटे वगैरह जो भी उसके उत्तराधिकारी बने, वह दुर्बल थे, मतलब कमज़ोर थे। वो अकबर जितने अच्छे शासक नहीं बन पाए, परंतु फिर भी वह राज्य 100 सालों तक चल पाया, अकबर का शासन। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे। अकबर के पश्चात उसके शहजादे, उसके पुत्र जो थे, उनके बीच में सिंहासन राज्य के लिए लगातार युद्ध होते रहे। केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, और युद्ध होने से क्या हुआ? केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा। सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। परंतु अकबर इतना कुछ करके गया था कि सारे एशिया और यूरोप में मुगल बादशाहों का यश, प्रसिद्धि फैली हुई थी। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। दिल्ली और मथुरा में सुंदर इमारतें बनाई गई, और मुगल कला जो थी वह दक्षिण और उत्तर में जो मंदिर और दूसरी इमारतें बनती थी, उनकी जो सजावट थी उससे एकदम अलग होती थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी।
जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढप प्रवृत्ति। तो उत्तर पश्चिम से जो आक्रमणकारी आए, ठीक है, और इस्लाम जो था उसका भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा, और जो ये लोग आए, युद्ध हुए, इन सब ने क्या किया, भारत के समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको निकाला, उनको सबके सामने उजागर किया। कौन सी बुराइयां? जाति पाति की प्रथा, अछूत प्रथा, ठीक है। इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। जिन लोगों को हिंदू समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, जाति प्रथा के अंतर्गत उनसे भेदभाव किया जा रहा था, उन पर इस्लाम धर्म का जो सिद्धांत था बराबरी का, उसका गहरा असर पड़ा। इस विचारधारात्मक टकराव से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। तो क्या हुआ, एक नए आंदोलन खड़े हो गए और धार्मिक समन्वय, धार्मिक मेल मिलाप करना था, ऐसे आंदोलन खड़े हो गए। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। और यह बात, वर्गों का जो प्रभाव है, इन वर्गों का जो इस्लाम आने के बाद जो वर्ग हुए, जो बराबरी का उन्होंने अधिकार दिया इस्लाम के अंतर्गत, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया गया। बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, परंतु निम्न जाति के जो लोग थे, निम्न श्रेणी के जो लोग थे, जिन जो भेदभाव से ग्रसित थे, जिनसे लोग भेदभाव करते थे, उनमें क्या होता था, मोहल्ले के मोहल्ले, पूरी एक जाति के लोग या पूरा गांव ही धर्म परिवर्तन कर लेता था। अगर वो विशेष जाति से आता था कि जिससे भेदभाव हो रहा है, अगर पूरा गांव उसी जाति का है, तो सारे के सारे धर्म परिवर्तन कर लेते थे। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की तरह ही चलते रहे। अब धर्म परिवर्तन कर लिया तो उनको कोई परेशान नहीं करता था और उनका कामकाज वैसे का वैसे चलता रहा था। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। अब धर्म परिवर्तन किया तो पूजा के तरीकों में तो अंतर आएगा ही, जिस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। और इस कारण क्या हुआ, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पेशे हो गए, कुछ ऐसे काम हो गए जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है, बस उस काम को मुसलमान ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। जैसे कपड़ा बुनने का काम, तो कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में कौन कर रहा है, मुसलमान ही कर रहा है। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत सी समानता, विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे। कौन? हिंदू और मुस्लिम। एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे, बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समानताओं का सामना करते थे। कौन? हिंदू मुस्लिम। धर्म परिवर्तन हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने किया, परंतु जो हिंदू और मुसलमान थे उनमें साथ साथ रहने की जो अलग अलग आदतें, रहने सहने का ढंग सब विकसित हुई। एक साथ रहने लगे वो लोग, त्योहारों और जलसों में शरीक होने लगे। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप की बाधक थी। और जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति प्रथा थी, अछूत वगैरह जो बातें थी, भेदभाव था, उन सब के बावजूद ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मेल मिलाप होता रहा। जो मेल मिलाप उस जाति प्रथा के अंतर्गत मुश्किल क्या था, कठिन था और बिल्कुल नामुमकिन था। एक आध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे। जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे, आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने के सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। तो आपस में शादी के उदाहरण बहुत कम मिलते थे, परंतु होती थी तो उसमें फिर खान पान और बहुत नियम कायदे कानून लगाए जाते थे। और जो औरतों को जो पर्दा प्रथा थी उसमें भी थोड़ी बहुत रुकावट आई। ठीक है, औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने सामाजिक जीवन के विकास में, और औरतों को जो पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ा उससे क्या था, सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई, क्योंकि उसमें स्त्रियों का सहयोग बिल्कुल नहीं होता था सामाजिक जीवन के विकास में। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उसमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव की जनता अर्थात आबादी का जो बड़ा हिस्सा था उसमें जीवन मिला जुला था और सामूहिकता, ग्रुपिज्म। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। अब गांव का जो हिस्सा होता था उसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध होते थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी। हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्यौहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे।
तो हिंदुओं ने क्या मुसलमानों को भी एक जाति मान लिया और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने लगे, और उनको कुछ ऐसे त्यौहार जिसमें दोनों मिलकर समान रूप से दोनों उन त्योहारों को मनाए जाते थे, लोकगीत भी उनके एक होते थे। ठीक है। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। बहुत से हिंदुओं ने जो दरबार की भाषा थी फारसी, उसमें पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजी रचनाएं मानी जाती है। इसी समय मुसलमान विद्वानों में ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में भी लिखा। संस्कृत की जो पुस्तकें थी उनका फारसी में अनुवाद किया, उनको हिंदी में भी लिखा। हिंदी के सबसे बड़े प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में थे, उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे। ये जो खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना, देखो मलिक मोहम्मद जैसी ने तो लिखा पद्मावत, और ये अब्दुल रहीम खान खाना है जो अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे। उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपह सालार रहे, फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे, उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। अभी अब्दुल रहीम खान खाना क्या था, शाही सेना का सिपह सालार था, शाही सेना में था, परंतु उसने राणा प्रताप के बारे में भी अपनी रचनाएं लिखी। अब है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। उसके जो पूर्वज थे, अकबर वगैरह थे, इन्होंने तो क्या किया, इस्लाम को विकसित करने के लिए भारतीय धर्मों से मेलजोल बढ़ाया। ठीक है, विकसित करने में इस्लाम को पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया। परंतु ये जो था औरंगजेब, इसने उन कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध था और कठोर नैतिकतावादी था। धर्मांध मतलब धर्म में अंधा था। ठीक है, उसे कला व साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर उसने बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत से हिस्से को नाराज कर दिया। हिंदुओं पर उसने काफ़ी सारे अत्याचार किए, जजिया कर लगाया, मंदिरों को तुड़वा दिया। तो उससे क्या, उसकी प्रजा जो थी उससे नाराज हो गई। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य में के अवलंब और स्तंभ थे। जो मुगल साम्राज्य में जो भरोसे के राजपूत शासक थे उनको भी उसने नाराज कर दिया। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का भी किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। कौन? सिख। अब औरंगजेब ने इस कदर अत्याचार किए कि सिख जो थे, जो शांतिप्रिय समुदाय से आते थे, मतलब ज़्यादा झगड़ा वगड़ा शांतिप्रिय थे, परंतु जब उनका दमन और अत्याचार होने लगा तो उन्होंने भी अपनी फौज बनाई सैनिक बिरादरी के रूप में, वो भी खड़े हुए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। मराठों को भी गुस्सा, क्रोधित कर दिया। ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था, उन्होंने मराठों को भी क्रुद्ध कर दिया। और किस समय किया? जब उनके बीच में एक शिवाजी नामक सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों उनमें उत्तेजना फैल गई। अब इस तरह क्या हुआ, जब अत्याचार होने लगे, शासक जब धर्मांध हो गया, तो क्षेत्रों में क्या उत्तेजना फैलने लगी और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगे जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। अब लोग धर्म और राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति सम्मान और धर्म के बारे में सोचने लगे। वह आधुनिक जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, नहीं इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। परंतु ये जो धर्मनिरपेक्ष जो ये राष्ट्रवाद है, ये आधुनिक अभी जो जैसे नेहरू जी जिस समय जेल में थे उस समय जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्र के प्रति प्रेम था, उस समय नहीं था। और न ये राष्ट्रवाद पूरे भारत में फैल सका, कहीं एक कुछ जगह पर भारत के कुछ हिस्सों में ही था। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों में शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई। यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी जिसने धर्म के क्षेत्र में बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। ठीक है, ये ऐसी राष्ट्रीयता थी जिसमें भारत के भारतीय तत्वों का भी समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयवाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती। देखो, हमें उस समय ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाए, परंतु ये कैसा राष्ट्रवाद था? ये ओनली हिंदू राष्ट्रवाद था। तो इसको आप पूर्णतया राष्ट्रवाद नहीं कह सकते हैं। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ अवधारणा का भी विकास हुआ। परंतु जो मराठों की अवधारणा थी वो इन जातिगत भेदभाव से परे थे, इनसे अलग थे। तो उनकी इस अवधारणा का विकास हुआ।
1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में ही राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप हर व्यक्ति, राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, उसमें केवल मराठे ही एक ऐसे जिनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है। ऐसा किसने कहा? वारेन हेस्टिंग ने। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थी, उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी, इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों की खुलकर नौकरियां दी। देखो, उदार प्रवृत्ति के थे। ऐसा नहीं उन्हें मुस्लिम धर्म से प्रॉब्लम थी, समस्या थी, नहीं। वो औरंगजेब से लड़े, परंतु उन्होंने मुसलमानों को भी खूब नौकरियां दी। ठीक है। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। आर्थिक ढांचा, पैसों की कमी, अर्थव्यवस्था का खराब होना। किसान बार बार विद्रोह करते थे, इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए। 1669 ईस्वी में के बाद जाट किसान, जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। जाट किसान, इन्होंने काफ़ी विद्रोह किए, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते थे। उस समय दिल्ली पर जिसका शासन होता था, उसके खिलाफ वो खड़े होते थे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का भी था, और गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह था सतनामियों का भी। उस समय जब महाराष्ट्र में फूट और बगावत, साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। तो उस समय जब औरंगजेब के शासनकाल में जब साम्राज्य में फूट पड़ रही थी, बगावत पड़ रही थी, लोग विरोध कर रहे थे, तो उस समय पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी, अपने आप को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। पहाड़ी क्षेत्रों के जानकार थे और आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थी, उनको लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। देखो, छापामार नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों की कोठियां लूट ली, अंग्रेजों की कोठियां लूटी और मुगल साम्राज्य के जो क्षेत्र थे उन पर चौथ का कर लगाया। उन्होंने कर मतलब टैक्स लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया। उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जय शक्ति का रूप दिया, जिसको हराया नहीं जा सकते, ऐसी उन्होंने फौज का निर्माण किया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, किसकी? शिवाजी की। लेकिन मराठा शक्ति तब बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया, परंतु उनके बाद भी मराठा शक्ति बढ़ती गई, निरंतर बढ़ती ही गई। अब है प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। अब आ रहा है मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष है, जिसमें अंग्रेजों की विजय है। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक निरंतर भारत पर अधिकार करने के लिए संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। देखो, ये चारों भारत पर शासन करना चाहते थे। एक तो थे मराठे, एक था टीपू सुल्तान, एक फ्रांसीसी और अंग्रेज, जिसमें 2 मराठे और टीपू सुल्तान तो भारतीय थे और ये फ्रांसीसी अंग्रेज विदेशी थे। सदी के पूर्वार्ध यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार, हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना करे। तो लग ये रहा था कि मराठे जो हैं वो पूरे भारत पर अपना राज्य कायम कर लेंगे। लेकिन ठीक उसी समय 1739 उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते तौस भी था। उसी समय नादिर शाह आया, दिल्ली पर आक्रमण किया, खूब लूटा भारत को, भारत को। दिल्ली के शासक और कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकरार नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए और नादिर शाह के आक्रमण से क्या मराठों का काम आसान हो गया और वे पंजाब तक फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, अब मराठे पंजाब तक पहुंच गए, मतलब ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सा दावा भी खत्म हो गया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या है, मुगल शासकों का बिल्कुल अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते।
जो भी उनको नियंत्रण करना चाह रहा था वो कर पा रहा था। नादिर शाह के आने से पहले उनकी यह हालत हो चुकी थी, उसने इस प्रक्रिया को पूरा किया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते थे। परंतु जो रीति रिवाज बने हुए थे मुगल साम्राज्य के शासन के, तो उसमें क्या हुआ, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरे लोग भी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध से ये कन्फर्म हो गया था कि भारत पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होगा। तो उससे पहले क्या थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी उपहार भेजते थे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही जिसके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे। और जो अंग्रेजी कंपनी है उसने भारत पर शासन किया, परंतु वो बाद में भी दिल्ली के बादशाह के एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। नादिर शाह के आक्रमण से अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था उसे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। अफगानिस्तान अब क्या बन गया, नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास में सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। ये प्लासी का युद्ध जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो यहीं से हम मान सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रारंभ हो चुका है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत 1770 ईस्वी में उन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय से समाप्त हुआ। भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामोनिशान मिट गया। अब जो फ्रांसीसी थे वो भी भारत से चले गए। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई। कौन कौन सी? टीपू सुल्तान, मराठे और अब अंग्रेज, की फ्रांसीसी चले गए थे। मराठा, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को शक्ति के रूप में देखने और जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। तो भारत में बहुत कम लोग ऐसा चाहते थे कि अंग्रेज भारत पर राज करे। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता है। अब भी लोग चाहते थे कि मराठे भारत पर शासन करें। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे। उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था। टीपू सुल्तान भी क्या थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे और उन्होंने भी काफ़ी बुरी तरह से अंग्रेजों को हराया, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। किसका? टीपू सुल्तान का। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति थे और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था, उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया। इस तरह मराठे और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। देखो, फ्रांसीसी चले गए थे, अब टीपू सुल्तान को भी 1799 में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। अब कौन बचा? मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी बची। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वेर था। अब देखो, मराठा सरदारों के बीच भी आपस में भेदभाव था, वेर था, दुश्मनी थी। अंग्रेजों ने उनसे अलग थलग युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अलग अलग मराठा सरदारों में आपस में भेदभाव था तो उनको दोनों को अलग अलग अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। इस तरह उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। लेकिन 1818 तक आते आते मराठा अंतिम शक्ति के रूप में कुचल दी गई। उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब मराठों ने भी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए। वे देश पर सीधे या फिर अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। अब कौन बचा? अंग्रेज। और अंग्रेज अब शासन करने लगे, खुद भी शासन करने लगे और जो वहाँ राजा होता था उसको अपने अधीन रखकर शासन करवाते थे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद मराठों ने आतंक का युग कहा है। सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था कायम किया, लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के उन प्रतिनिधियों की नीति के कारण फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित राज्य की स्थापना हो ही सकती थी। तो अंग्रेजों की सहायता इतनी आवश्यक नहीं थी, ठीक है, फिर भी उनके बिना भी शांति व्यवस्था कायम हो सकती थी। तो यहाँ पर अब पूरी तरह से अंग्रेजों का भारत पर शासन हो चुका है।
अब है रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर उनके व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। उस समय के लोग ऐसे थे, मतलब परेशान तो हो चुके थे, परंतु नई शक्तियों को समझना चाहते थे। परंतु इतनी घटनाएं, इतनी दुखद घटनाएं, इतनी सुखद घटनाएं, जैसी भी घटनाएं होती थी, वो उनको सारी सोच, मनुष्यों की सोच को उन्होंने दबा दिया, कोई प्रभाव पड़ा नहीं। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे, उन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया। जिज्ञासा जानने की इच्छा रणजीत सिंह थे, वे जाट सिख थे और उन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया। बाद में वह यह राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरी के बावजूद एक अद्भुत व्यक्ति था। कौन? रणजीत सिंह। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी। किसने? रणजीत सिंह ने। चाहे जुर्म कितना भी बड़ा हो, युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली। गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार हुई, उसने कभी युद्ध के अलावा कभी किसी की जान लेने की उसने कोशिश नहीं की, परंतु उसकी जान लेने की कोशिश बार बार हुई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपुताने में जयपुर का सवाई जय सिंह। उसका समय कुछ और पहले था। उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। कौन? ये सवाई जय सिंह। चतुर था वह, बहादुर योद्धा और कुशल राजनायक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, गणित को जानने वाला, खगोल विज्ञानी, नगर निर्माण करने वाला था। उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके आ सकता है कि जय सिंह ने कितनी वेधशाला बनाई और कहाँ कहाँ बनाई? तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में उसने 5 जगह वेधशाला बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया। देखो, सवाई जय सिंह के नाम से ही जयपुर नगर बसाया, तो जयपुर का नाम सवाई जय सिंह के नाम से है, जयपुर जय सिंह। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए, फिर अपना नक्शा खुद बनाया। कई सारे नक्शे उसने, मैप इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित भी हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श माना जाता है, और जो जयपुर नगर की योजना है, इसको आज भी नगर निर्माण का आदर्श बनाया समझा जाता है। इतना अच्छे तरीके से इसको बसाया हुआ है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया। जय सिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल और युद्ध और उपद्रव से भरा माहौल था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। ये बात महत्वपूर्ण थी। जब पूरा भारत उथल पुथल से गुजर रहा था, फिर भी सवाई जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह काम किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है। अब है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के दौरू। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। देखो, ये मुख्य काम इनका क्या था? भारतीय माल को लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगर इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। ठीक है, भारतीय शिल्पकारों की जो कारीगरी का स्तर था, कारीगरी का जो उनका स्तर था, वह इंग्लैंड के तकनीकों से भरे हुए कारीगरी से मुकाबला करने में कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत में वहाँ भरी रहती थी कि भारी चूंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। जो विश्व के उद्योग में आ चुकी थी, औद्योगिकरण हो चुका था, उनका भारत की जो बिजनेस है, भारत का जो व्यापार है, उनका मुकाबला नहीं कर सका। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाए, या
विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। अब जब भारत का बिजनेस इतना चल नहीं रहा था, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन यही था कि जो विदेशी आर्थिक घुसपैठ जो हो रही है, मतलब विदेशी बिजनेस जो भारत में आ रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो आ रहे हैं, उनके सामने समर्पण करें, उनका अधिकार स्वीकार करें। और इसका मतलब ये होता, अगर वो अपने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने देते, मतलब व्यापार करने देते, दूसरी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को यहाँ पर व्यापार करने देते, तो इसका सीधा सा परिणाम होता कि वो भारत के पॉलिटिकल मैटर में अपना इंटरफेयर करते, राजनीतिक हस्तक्षेप करते। हुआ यह है कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट किया, पहले यहाँ पर व्यापार किया, अर्थव्यवस्था को खराब किया, जिसे भारत ने खड़ा किया था। उसकी जगह कोई निश्चित रचनात्मक चीज सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी, व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। ये कैसी सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी? भारत में कैसी सरकार बनी? व्यापारियों की सरकार आई थी, व्यापार करने, व्यापार किया, खूब धन कमाया, खूब पैसा कमाया, और धीरे धीरे यहाँ पर शासन प्रारंभ कर दिया। तो एडम स्मिथ ने कहा कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार, जो कंपनी की सरकार हो, कैसी सरकार? व्यापारियों की। तो यह किसी भी देश के लिए एक बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके बाद हेम्पडेन और कॉमवेल्थ सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ, और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन और मशीन करके निकले। इतने सारे आविष्कार इंग्लैंड में होते गए। इन दो में से भारत का कौन सा इंग्लैंड आया? इन दो में से भारत में कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीनों वाला, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नरशंस व्यवहार करने वाला इंग्लैंड, जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? तो दो इंग्लैंड थे। एक तो वो इंग्लैंड जो अत्याचार करने वाला था, और एक वो इंग्लैंड था जिसमें शेक्सपियर और मिल्टन जैसे लोग हुए, बहादुरी के कारनामे थे, राजनीतिक क्रांति थी, स्वाधीनता के लिए संघर्ष था, साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो दो तरह के इंडिया थे। अब भारत में दो तरह के इंग्लैंड थे। भारत में कौन सा इंग्लैंड आया? तो ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे थे, और एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। दोनों इंग्लैंड साथ साथ चल रहे थे। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। जो गलत इंग्लैंड था, अत्याचार करने वाला इंग्लैंड था, वो भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत की स्वतंत्रता खोने का समय। तो जब भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार करना प्रारंभ किया, उसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता, अमेरिका के आज़ाद होने का समय था। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हमें बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृति और परंपराओं में झगड़े हुए थे। ठीक है, अमेरिकी गुणवान थे, हमें बहुत सारी कमजोरियां थी। अमेरिकी आज़ाद हुए तो उनके सामने एक साफ मैदान था जिसको किसी ने छुआ नहीं था, परंतु हमारे पास क्या था? हमारे पास जो प्राचीन स्मृतियाँ थी, परंपराएं थी, हमारे जो रीति रिवाज, उसमें हम जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना ठीक नहीं कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में उन सभी बातों में जो जीवन को जीने के योग्य बनाती, उनसे कहीं अधिक प्रगति की होती। अब हम इतने परंपराओं से जकड़े हुए थे। अब हमारे पर क्या हुआ? ब्रिटेन का शासन हो गया, इंग्लैंड का शासन हो गया। तो इससे क्या हुआ? अगर ये सब नहीं होता तो भारत क्या होता? एक अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध राष्ट्र होता। विज्ञान और कला के क्षेत्र में हम बहुत सब आगे बढ़ते, कहीं अधिक तरक्की करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके नई समस्याएं, भारत की खोज का जो 5वां अध्याय है, ये यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 का लिंक भी मिलेगा, और इसी पार्ट के प्रश्नोत्तर, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है, छोटे छोटे प्रश्नोत्तर है, जिनसे आप पूरे पार्ट का रिवाइज भी हो सकता है, रिवीजन भी हो सकता है,
उन प्रश्नोत्तर का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप पूरा पार्ट भी आप समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझते हुए इसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं, पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।